जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं, ठीक है ना, 10वीं कक्षा का साइंस का अम्ल क्षार एवं लवण। ये चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। चलिए हम लोग जानते हैं ये सब क्या चीज है, ठीक है ना। तो देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि अम्ल क्या है, ठीक है। अम्ल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। अम्ल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये जो चैप्टर जो था 8वीं में, ये टॉपिक जो था वो 8वीं क्लास में भी था, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग अम्ल क्या है। तो स्वीडन के रसायन शास्त्री, ठीक है ना, कहाँ के रसायन शास्त्री थे, तो स्वीडन के रसायन शास्त्री स्वांते आरेनियस, जिनका नाम था स्वांते आरेनियस, उनके अनुसार जो था, ठीक है ना, अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। कौन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। किसमें घुल करके, तो जल में घुल करके जो हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब स्वीडन के रसायन शास्त्री जिनका नाम था स्वांते आरेनियस, उनके अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। साथ ही यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है ना। यह नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। तो वह क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल। अब इसमें अगला क्वेश्चन था कि यह कितने प्रकार का होता है, अम्ल कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो अम्ल जो है 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। अम्ल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो प्रबल अम्ल जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। और दुर्बल अम्ल जिसको हम लोग वीक एसिड कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो अम्ल हम लोग समझ गए और अम्ल कितने प्रकार का होता है ये भी समझ गए। चलिए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि प्रबल अम्ल, ठीक है ना। प्रबल अम्ल वैसे अम्ल जो जल में घुल करके, किसमें घुल करके, जल में घुल करके, वैसे अम्ल जो जल में घुल करके अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन, बोले तो H+, ठीक है ना, प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब वैसा अम्ल जो जल में घुलने के बाद अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। यह अम्ल खाने के काम नहीं आते। प्रबल अम्ल जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो खाने के काम में नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4, इसको हम लोग बोलेंगे H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। ये काफी खतरनाक होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये सब के सब जो अम्ल हम बात किया, H2SO4, HNO3, HCl, ये सब के सब जो है प्रबल अम्ल है और ये खाने के काम में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अगला जो है वो है दुर्बल अम्ल। तो वैसे अम्ल जो जल में घुल करके कम मात्रा में, वैसे अम्ल जो जल में घुलने के बाद कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन प्रदान करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। मतलब वैसे अम्ल, देखिए वैसे अम्ल जो जल में घुल करके कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये अम्ल खाने के काम आते हैं। दुर्बल अम्ल को हम लोग खा भी सकते हैं ना। बात समझ में आ गया यहाँ तक। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल, ये कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है ना, जिसको CH3COOH बोलते हैं, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है, और कार्बोनिक अम्ल, ये सब के सब हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। क्यों खा सकते हैं, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, सांद्र अम्ल। अब आता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है भाई, इसमें सांद्र अम्ल तो वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है। सांद्र किसको कहते हैं हम लोग, तो वह अम्ल, ठीक है, सांद्र अम्ल वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है जबकि जल की मात्रा कम होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग सांद्र बोले तो गाढ़ा बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। और तनु अम्ल, तनु का मतलब होता है पतला, ठीक है ना, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम होता है, अम्ल की मात्रा कम होगा जबकि जल की मात्रा जो है, पानी की मात्रा अधिक होता है, उसको हम लोग तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। मतलब सांद्र मतलब गाढ़ा, ठीक है ना। तो वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, उसको हम लोग सांद्र बोलेंगे। और तनु अम्ल वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा हो, उसको हम लोग तनु बोलेंगे। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि अम्लों का भौतिक गुणधर्म को लिखें। अम्लों के भौतिक गुणधर्म को लिखें। अम्लों के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे, मतलब वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये स्वाद में खट्टा, इनका पहला जो क्वालिटी है, पहला गुण जो है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं।
ठीक है ना। अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, ये पानी में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ये जब पानी में घुलेगा तो कौन सा आयन निकालेगा, तो हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना। तीसरा क्वालिटी हो गया, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, और अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो बिजली का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। चौथा क्वालिटी हो गया इसका। ठीक है ना। आप देखिए अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, देखिए अगला जो था अम्लों के रासायनिक गुणधर्म को लिखे। अब आगे हम लोग बात करेंगे। तो 4 प्रकार का हो गया। स्वाद, देखिए ये स्वाद में खट्टे होते हैं ना, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, और अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है ना। अब अगला जो आता है, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म को लिखें। भौतिक हमने जान लिया, अब अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कैसा गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, देखिए Zn जिसको जिंक बोलेंगे धातु है, और ये H2SO4 अम्ल है, जब क्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकाल रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करने के बाद कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहते हैं कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाती है। कैसा गैस, CO2 गैस। कार्बोनेट से जब क्रिया करेगा धातु तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे सोडियम कार्बोनेट जो है जब HCl के साथ क्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकल रहा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो अम्ल जो है धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है HCl के साथ कम अभिक्रिया करेगा, देखिए ये जल बन रहा है और ये आपका लवण बन रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि अम्ल का रासायनिक गुण क्या क्या है, और भी है लेकिन यही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। अम्ल धातु के साथ क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अम्ल जो है धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। ठीक है, ये इसका रासायनिक क्वालिटी हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है ना। कहता है कि क्षारक क्या है, क्षारक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। क्षारक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। स्वीडन के रसायन शास्त्री स्वांते आरेनियस के अनुसार क्षारक वह पदार्थ होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम लोग शॉर्ट में OH- लिखेंगे। ठीक है ना। साथ ही यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कैसा कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, यह देखिए सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। तो जो पानी में घुलने के बाद जब इसको पानी में डाला जाएगा तो सोडियम, देखिए सोडियम प्लस में OH- में, जब ये OH- निकालेगा तो इसी को हम लोग क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है ना। अब जो कहता कि यह कितने प्रकार का क्षार जो होता है, ठीक है ना, तो यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। जिस प्रकार से हम लोगों ने अम्ल पढ़ा था, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, हम बात करते हैं। ठीक है। प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षारक क्या है। देखिए प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या है। देखिए प्रबल क्षारक वैसे क्षारक जो जल में घुल करके, ठीक है ना, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन प्रदान करते हैं। जो पानी में घुलने के बाद अधिक मात्रा में OH आयन प्रदान करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रबल क्षारक। क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक। ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको शॉर्ट में KOH बोलेंगे। ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सब जो है प्रबल क्षारक है। क्यों, क्योंकि ये पानी में घुलने के बाद अधिक मात्रा में OH आयन प्रदान करेगा। ठीक है ना। दुर्बल क्षारक किसको कहेंगे, ठीक है ना, तो वैसे क्षारक जो जल में घुल करके कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसको हम लोग दुर्बल क्षारक कहते हैं। समझ में आ गया। जो पानी में घुलने के बाद कम मात्रा में OH आयन देता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल क्षारक। एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब जो है वो दुर्बल क्षारक हैं। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है क्षारक के भौतिक गुणधर्म को लिखें। क्षारक के भौतिक गुणधर्म को लिखें। तो क्षारक के भौतिक गुणधर्म जो है ना निम्नलिखित है। पहला, ये स्वाद में कड़वे लगते हैं या कड़वे होते हैं। क्षारक जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। ये छूने में चिकने लगते हैं। कैसे, चिकना रहेगा। ठीक है ना। और ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है, लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा। बात समझ में आ गया।
इस प्रकार से क्षारक का भौतिक गुणधर्म हम लोग देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है ना, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को लिखें। शॉर्ट में ही बात करेंगे हम लोग। तो क्षारक के रासायनिक गुणधर्म जो है निम्नलिखित है, ठीक है ना। क्षारक कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। क्षारक जो है कुछ धातु के साथ जब क्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकालेगा, H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस निकालती है, उत्सर्जित करती है। ठीक है, क्षारक जो है अधातुओं के साथ, अधातुओं के साथ, ठीक है ना, अभी देखिए क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्षारक जो है अधातु के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा भाई, तो लवण एवं जल बनाता है। इसका दूसरा क्वालिटी हो गया। क्षारक जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, ये तीसरा क्वालिटी इसका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्ट में हम लोग देख लिए कि क्षारक रासायनिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जल की। देखिए अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। इस पर हम लोग बात करते हैं, कहता है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में, जब पानी ना रहे तब अम्ल जो है अपना अम्लीय गुण नहीं दिखाता है, क्यों, ठीक है ना। तो अम्ल जो है केवल जल में घुल करके, अम्ल जो है केवल जल में घुल करके ही, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है या बनाता है। अम्ल जो है जब पानी में घुलेगा तब H+ आयन बनाएगा, और जब H+ आयन बनाएगा तो ही वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, अन्यथा नहीं। तो अम्ल केवल जल में घुलकर ही हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है या बनाता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं बना पाता। जब पानी रहेगा तब अम्ल हाइड्रोजन आयन बनाता है, जब पानी नहीं रहेगा तब वो हाइड्रोजन आयन नहीं बना पाएगा अम्ल। और जब हाइड्रोजन आयन नहीं बना पाता है, इसलिए इस स्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। पानी नहीं रहेगा तो H+ आयन नहीं बनेगा, और जब H+ आयन नहीं बनेगा तो अम्ल जो है अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वह खट्टा नहीं लगेगा, नीला लिटमस को लाल भी नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन, जब अम्ल पानी में घुलता है तो करंट उसमें प्रवाहित कर देता है, क्यों करता है आखिर, ठीक ना। तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, चलिए इसको जानते हैं। तो अम्ल केवल जल में घुलकर ही हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। अम्ल जो है उस जल में घुलकर ही, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, और ये आयन विद्युत के चालन के लिए, किसके लिए, विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल पानी में घुलने के बाद ही आयन का निर्माण करता है। अम्ल जो है पानी में घुलने के बाद ही, ठीक ना, आयन का निर्माण करता है, और आयन जो है, आयन ही है जो विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए जो है अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। अगर पानी नहीं रहेगा, आयन नहीं बनेगा तो विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि अम्ल जो है पानी में घुलने के बाद आयन बनाता है, और आयन ही बिजली के, ठीक ना, बिजली के चालन के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए जो है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि वर्षा का जल सुचालक क्यों। जो शुद्ध जल होता है, ठीक है ना, वो कहता है कि विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक मतलब उससे बिजली प्रवाहित नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पानी बरसता है, वर्षा का जल होता है, वो सुचालक क्यों होता है। आसुत जल हाइड्रोजन आयन में आयनित नहीं होता। जो शुद्ध जल होता है वो हाइड्रोजन आयन में आयनित नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक होता है। आसुत जल जो है वो हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं कर पाता है, जिस कारण से, ठीक है ना, वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जबकि वर्षा जल की प्रकृति थोड़ी अम्लीय होती है। जो पानी बरसता है वो वाला पानी जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है भाई, तो जब पानी ऊपर से बरसता है तो हमारे वातावरण में CO2, SO2, SO गैस रहता है, अब मिलने के बाद वो अम्लीय माध्यम बना देता है, ठीक है ना। तो जब देखिए वर्षा का जल जो है उसकी प्रकृति थोड़ा अम्लीय होती है। अम्लीय प्रकृति होने के कारण ये हाइड्रोजन आयन में आयनित हो जाता है। अभी हम लोग जान रहे हैं कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है, तो ये अम्लीय प्रकृति का जो पानी होता है, ठीक है ना, वो उसमें हाइड्रोजन आयन आयनित हो जाता है। इसलिए वर्षा का जल जो है विद्युत का क्या होता है, सुचालक।
वर्षा का जल सुचालक इसलिए होता है क्योंकि वर्षा का जल जो है वो अम्लीय माध्यम होता है। अब अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन होता है और आयन ही विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना, जबकि आसुत जल में आयन नहीं होता है। इसलिए आसुत जल जो है वो कुचालक होता है और वर्षा का जल क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। कहता कि हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदल पाता। हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है, देखिए शुष्क, देखिए हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर को क्यों नहीं बदल पाता। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं कर पाता। जो सूखा है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, वो हाइड्रोजन आयन नहीं बना पाता, ठीक है ना, और नहीं बना पाएगा, जिस कारण यह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाने के कारण यह लिटमस पेपर का रंग को नहीं बदल पाता। आपको पता है, ठीक ना, कि अम्ल जो है अपना गुण, अम्लीय गुण कब दिखाता है, तो पानी में घुलने के बाद, पानी में घुल के जब आयन बनाएगा तब। लेकिन चूंकि सूखा है तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं कर पाएगा, और जब हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं कर पाएगा तो अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, अर्थात, ठीक है ना, या लिटमस पेपर का रंग को बदल नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है कि क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है ना, अगर हाँ तो इसकी प्रकृति अम्लीय क्यों नहीं होती। क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है, अगर हाँ तो इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय क्यों नहीं होती। हाँ, क्षारकीय विलयन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रो ऑक्साइड अपेक्षाकृत अधिक होता है। कहता है कि क्षार वाला में, क्षार में, ठीक है ना, क्षार में दोनों होता है, H+ भी होता है और OH- भी होता है, लेकिन OH- जो है वो अधिक मात्रा में होता है। किस मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। तो जिसका मात्रा ज्यादा उसका क्वालिटी प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। तो हाँ, क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोक्साइड आयन अपेक्षाकृत अधिक होता है। हाइड्रोक्साइड आयन अधिक होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं होती है। हमने बोला कि क्षार में H+ भी होता है, OH- भी होता है, लेकिन क्षार में जो है OH की संख्या ज्यादा होता है, वो अधिक मात्रा में होता है, इसलिए यह क्षारकीय होता है, अम्लीय नहीं होता। कोई भी विलयन में H+ और OH दोनों होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा उसका क्वालिटी प्रदर्शित करेगा वो। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं। एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन आयन H+ आयन होता है, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह क्यों नहीं होता। देखिए, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन यह जल में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन नहीं बना पाता। एल्कोहल हो या ग्लूकोज हो, उसमें H+ आयन होता है, ठीक है ना, लेकिन ये देखिए उसमें होता है, लेकिन जल में आयनित होकर के H+ आयन नहीं बना पाता, इसलिए इसका वर्गीकरण जो है अम्ल की तरह नहीं होता। जब तक H+ नहीं आएगा घुलने के बाद पानी में, ठीक है ना, तब तक वह अम्ल का गुण नहीं दिखाएगा, इसलिए इसका व्यवहार जो है ना, इसका वर्गीकरण जो है अम्ल की तरह नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। पीतल एवं तांबे के बर्तन में, तो दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है। हम लोग जानते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, ठीक है ना। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अतः ऐसे पदार्थ को तांबे के बर्तनों में रखा जाता है तो अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप बर्तन संसारित हो जाएगा। अगर हम लोग दही एवं खट्टा पदार्थ को अगर बर्तन में, तांबा के बर्तन में रखेंगे तो तांबा का बर्तन संसारित हो जाएगा, संसारित, ठीक है ना। साथ ही दही एवं खट्टे पदार्थ जो है विषैला हो जाएगा। अच्छा, विषैला हो जाएंगे, ठीक है ना, जो खाने के बाद हमें क्या पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए, ठीक है ना, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही रखने से, खट्टा पदार्थ रखने से बर्तन संसारित होगा, साथ ही साथ विषैला भोजन पदार्थ बनाएगा, जो अगर कोई खा ले तो उसको हानि हो सकता है, स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। इसलिए जो है, ठीक है ना, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ नहीं रखा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दें, ठीक है ना। देखिए, अम्ल तथा क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब HCl अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड और H2O बनाएगा, मतलब ये जो है लवण और जल का निर्माण करता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है ना, H2SO4 से जब क्रिया करेगा तो कैल्शियम सल्फेट और H2O बनाएगा, ये लवण है और ये जल है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण एवं, ठीक है, जल का निर्माण करते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहता है कि अम्ल तथा क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, अम्ल एवं क्षार के बीच की अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक दोनों अपना अपना गुण खो करके और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उदासीन। अम्ल का गुण है खट्टा और क्षार का गुण है कड़वा, लेकिन जब दोनों रिएक्शन करता है तो ना अब खट्टा लगेगा ना ही कड़वा, एक दूसरे को क्या करता है, उदासीन कर देता है। तो अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक जो है दोनों अपना अपना गुण खो करके एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बात कंप्लीट समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। तो आज तक के लिए यहीं तक, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें।